हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी कृतिका से रीढ़ की हड्डी एकांकी के क्वेश्चन आंसर्स। जो बच्चे क्लास में मौजूद हैं प्लीज लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम कृतिका क्लास 9th की रीढ़ की हड्डी एकांकी के क्वेश्चन आंसर्स। क्लास को छोड़कर बीच में बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्लास में डिस्कस होती रहती हैं। अगर आप क्लास को स्किप करते हैं तो हो सकता है वो बातें आप चूक जाएं। इस एकांकी का पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक भी हैं। इन यादों के लिए इन्हें कोई कोशिश तो करनी नहीं पड़ती, यादें तो अपने आप ही आ जाती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन लोगों को नीचे दिखाना ये गलत है। ये तर्क संगत भी नहीं है। इस तरह की तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन आता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? इस प्रश्न का उत्तर है, राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर है। उन्होंने उमा को भी कॉलेज की शिक्षा दिलवाई है, बीए पास करवाया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी को संगीत और कला आदि का भी ज्ञान दिया है। राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो जाए। अब संयोग की बात है कि उनको एक ऊंचे परिवार से रिश्ता आया है, जो खुद तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है। लड़के का पिता और लड़का खुद दोनों ही ये चाहते हैं कि वो जिस भी लड़की से शादी करें वो सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। राम स्वरूप एक लड़की के पिता हैं, इसलिए वो लड़के वालों की इच्छा का ध्यान रख करके ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उनकी करने में और कहने में यहाँ पर विरोधाभास दिखाई दे रहा है। आधुनिक समाज में रहने के बावजूद, सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर उन पुराने विचार वाले लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य बेटी के पिता की विवशता को उजागर करती है। और अब तीसरा प्रश्न, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वह उचित है? वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा घोषित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को बढ़ाने के लिए नकली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री यानी कि मेकअप का सामान उपयोग करने के लिए भी कहते हैं, जबकि ये दोनों चीजें गलत हैं। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह प्रकट करे, ताकि उसके होने वाले पति और ससुर को वो पसंद आ जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार लड़के की कुछ इच्छाएं होती हैं, वैसे ही लड़की की भी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज समाज में लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। और अब क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर, गोपाल प्रसाद वकील हैं। वे चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस की तराजू में तोलते हैं।
बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता और संबंध की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राम स्वरूप, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इसलिए राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात को छिपाते हैं और झूठ बोलते हैं। राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता कर लिया। अब मेरा मानना यह है कि दोनों ही राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बराबर के अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच को बताता है, जबकि राम स्वरूप का अपराध उनकी विवशता को दिखाता है। 5वां प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। पहला, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी का है, अर्थात व्यक्तित्व विहीन है। उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व है ही नहीं। वो अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा व्यक्ति है। उसे जैसा कहा जाता है वो वैसा ही करता है। वो पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ ही करता रहता है। ऐसा लड़का पति होने के योग्य नहीं है। दूसरी बात, शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, इसलिए वह अपमानित है, लंपट है और दुष्चरित्र है। नंबर 3, उसका शरीर कमजोर है, जिस कारण वो सीधा तनकर बैठ भी नहीं सकता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की आज समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं। वे पुरुषों के बराबर महिलाओं को आने ही नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा जैसी बहुत ही जरूरी मानी जाने वाली चीज भी वो मानते हैं कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही है। ऐसे युवा शारीरिक रूप से भी मजबूत नहीं होते और चरित्र भी इनका मजबूत नहीं होता। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। शंकर जैसे लड़के समाज के लिए किसी काम के नहीं है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत, इसका उल्टा, उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, वह ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका चरित्र समाज की उन्नति की ओर जा रहा है। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। और ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी हो और निडर हो। क्वेश्चन नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सार्थकता स्पष्ट कीजिए मतलब आपको ये बताना है कि जो ये नाम रखा गया है इस एकांकी का, रीढ़ की हड्डी, क्या ये बिल्कुल सही है, इस कहानी के ऊपर ठीक बैठ रहा है? तो इसका उत्तर है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक है, सफल है और व्यंग से भरा हुआ है, कटाक्ष से। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्व विहीन होना। यदि शंकर समझदार होता, व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति होता, तो फिर गोपाल प्रसाद, उसके पिताजी, इतनी हिम्मत नहीं करते कि शंकर और राम स्वरूप दोनों पढ़े लिखों के बीच में वे बैठ करके ऐसी बातें करें कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करानी चाहिए। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, लेकिन शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रौब के आगे कुछ बोल ही नहीं सकता, सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाता है,
ये शंकर की कायरता यानी शंकर को डरपोक माना जाएगा। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है कि वो कितना डरपोक किस्म का इंसान है, इसलिए कहा गया कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के ही इशारों पर चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर मैं निस्संदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानती हूँ, क्योंकि इस एकांकी की सारी कहानी, कथा वस्तु यानी कहानी, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एकांकी का मेल मुख्य पात्र है शंकर। वह चारित्रिक रूप से, शारीरिक रूप से और तर्क कौशल में भी उमा से कम है। उमा उस पर भारी पड़ती है। उमा अच्छी पढ़ी लिखी है, कला और संगीत में भी उसे बहुत कुछ आता है। इस एकांकी में वो थोड़े ही समय के लिए उपस्थित हुई है। जो पाठक हैं वो उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा भी प्रदान करती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर को निरुत्तर ही नहीं करती, बल्कि उनकी आंखें भी खोलकर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है, इसलिए उमा ही एकांकी की मुख्य पात्र है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। मतलब गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप दोनों ही कैसे हैं, उनके बारे में बताना है। तो पहले हम राम स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं कि राम स्वरूप जी कैसे हैं। राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष बहुत सबल हैं और कुछ बहुत ही दुर्बल हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। राम स्वरूप प्रगतिशील हैं। वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाते लिखाते हैं। उमा को बीए तक पढ़ाने का उन्हें गर्व भी है। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत अच्छा गुण है। लेकिन राम स्वरूप विवश पिता है। राम स्वरूप की कमजोरी यह है कि वो अपनी बेटी उमा की शादी अपने ही जैसे किसी अच्छे खानदान में करना चाहते हैं और यही उनकी कमजोरी है। वो गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वह झूठ भी बोलते हैं, उमा से ढोंग भी करवाते हैं तथा गोपाल प्रसाद की बेकार की बातों का समर्थन भी करते हैं। और अब गोपाल प्रसाद के बारे में। गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह पुरुष प्रधान समाज का वह अंग है जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी यथास्थितिवादी, मतलब कि जो पुरानी प्रथाएं हैं जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती, लड़कियां घर में घूंघट करके रहेंगी, लड़कियां ससुराल में किसी भी तरह से अधिकार नहीं रखेंगी, ये सब जो बेकार की चीजें हैं उन चीजों को ही गोपाल प्रसाद आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी बातों से इन चीजों को सही साबित कर दें। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस गोपाल प्रसाद बहुत बोलने वाले व्यक्ति हैं। वो अपनी विशेषताओं का एक हमारा जमाना था करके पूरे एकांकी में उन्होंने अपनी विशेषताओं का बखान किया है। कहीं भी वो चूके नहीं हैं। बहुत चालाक भी हैं। गोपाल प्रसाद चालाक हैं। अपने बेटे की शादी को बिजनेस मान रहे हैं, इसलिए वो घाटे का सौदा नहीं करना चाहते। मैट्रिक तक पढ़ी लिखी बहू उन्हें चाहिए ताकि वो अपनी बहू को दबा करके रख सके। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में भी बहुत कुशल है। उनका बेटा शंकर एक साल फेल हुआ था, लेकिन वो बड़ी कुशलता से उसकी बीमारी का बहाना लगा करके उस बात को छिपा जाते हैं। हंसमुख स्वभाव के भी हैं, हंसौड़ हैं। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखते हैं। खूबसूरती पर टैक्स लगाने जैसा मजाक उन्होंने किया है इस एकांकी में। लिंग भेद का शिकार है, यानी वह लड़का और लड़की में अंतर करते हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, यानी कि इस एकांकी को लिखा क्यों गया है, इसका मतलब क्या है, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं इस एकांकी से।
तो इसका उत्तर है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना कि हमारे समाज में जो लोग जी रहे हैं वो करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। ये होती है दोहरी मानसिकता, करना कुछ और कहना कुछ, करने और कहने में अंतर होना। सबके सामने लाना, समाज में औरतों की दशा को सुधारना और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान ना रखना। ये वो लेखक लाना चाहता समाज के सामने कि आज हमारे जो युवा हैं वो अपने चरित्र को मजबूत नहीं बनाते हैं। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे एक वस्तु की तरह देखते हैं, परखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की भी मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना और उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित कराना, यही लेखक का उद्देश्य है इस एकांकी को लिखने का। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश भी दे रही है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी रही है। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? यानी कि क्लास 9 के बच्चे से यह पूछा गया है कि आप क्या कोशिश करेंगे कि समाज में महिलाओं को इज्जत मिल सके। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला, उनकी शिक्षा के लिए हम काम कर सकते हैं ताकि समाज में वह सिर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए और दिए हो, इस विषय पर भी कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर का वीडियो। उम्मीद करती हूँ अगर आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा और ध्यान से प्रश्नों के उत्तर समझे होंगे तो अब आप सारे ही उत्तरों को खुद से लिखने में सक्षम हो गए होंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.